माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज का हम लोगों का टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रिसोर्स प्लानिंग। किसी भी चीज को करने के लिए हम एक प्लान करते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, हम अपने एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। तो रिसोर्स जुडिशियल वे में यूज हो इसके लिए भी हम लोग प्लानिंग की है, ठीक है। और इंडिया में ये रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में वेरियस डाइवर्सिटीज रहते हैं, बहुत टाइप के डाइवर्सिटी रहते हैं। और डाइवर्सिटी से मेरा मतलब यहाँ पे है कि हर तरह के लोग भी रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स भी हैं। कुछ रीजन्स हैं वो जो रिसोर्सेज में रिच रहते हैं बट वहाँ पे टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि कोई एक बैकवर्ड एरिया को ले लें तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं रहती है बट वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे अमाउंट में मौजूद रहते हैं। बट कुछ रीजन जो रहते हैं वहाँ पे रिसोर्सेज तो नहीं रहते हैं बट वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड रहते हैं। तो ये तो था रिसोर्स प्लानिंग। बट हम लोगों को पार्टिकुलरली इस चैप्टर में इंडिया के रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्स को यूज करने में एक प्लान किया गया और वो प्लान 3 स्ट्रैटेजी पे बेस्ड रहता है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हम लोग क्या करते हैं, कंट्री में जिस भी एरिया में रिसोर्स रहती हैं उसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी इन्वेंशन कैसे है, वो टेक्नोलॉजिकली वो निकाली जा सकती है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी मेथड्स पे बेस्ड रहता है। जैसे मैपिंग हम लोग करवाते हैं उस एरिया की, उस रिसोर्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी पता लगाते हैं कि उस रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, उस रिसोर्स की क्वांटिटी क्या है एंड सो ऑन। बहुत सारे मेथड्स हैं। सेकेंड इज प्लानिंग स्ट्रक्चर। हम लोग प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसके तहत हम लोग अपना काम करते हैं। इस प्लानिंग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी स्किल है, टेक्नोलॉजिकल स्किल हम लोगों का कितना डेवलप्ड है या फिर नहीं है, या फिर वो रीजन में रिसोर्स रिच रीजन है वो या फिर नहीं है। थर्ड स्ट्रैटेजी इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। हम लोगों का जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स रहता है उसे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करते हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये पता लगाते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करके, उसके साथ ऐड करके कि उस रिसोर्स को जो हम लोग प्लानिंग बनाए हैं उसके तहत अगर हम लोग यूज करेंगे तो उसका जुडिशियस यूज होगा या फिर नहीं होगा, उससे हम लोगों को क्या क्या प्रॉफिट होगी, क्या क्या लॉसेस होंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का मतलब सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस यानी कि किसी पर्सन के लाइवलीहुड से भी रिलेटेड होता है, वो हमारी इकोलॉजी को बैलेंस कर पाएगा या नहीं, ये सारे चीज हम लोग इसमें मैच करके पता लगाते हैं। और जो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हुआ था। 5 ईयर प्लान में 5 ईयर प्लान बनाया जाता था हर स्ट्रैटेजी के लिए। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया था और उसी के अंडर में ये रिसोर्स प्लानिंग भी लाया गया। तो जो हम लोगों का फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस वो बना था 1951 से लेके 1956 तक। इसी के अंदर हम लोग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, इसके लिए हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि नीड क्या है, हम लोग रिसोर्स को क्यों कंजर्व करते हैं, इसका नीड आखिर कुछ तो होगा। तो हम लोग रिसोर्सेज को इरैशनली यूज कर रहे हैं, एक अच्छे वे में नहीं यूज कर रहे हैं। इसके कारण क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग एंड देयर आर मेनी रीजंस। उसके कारण क्या होगा, हम
हमारा इकोलॉजी बैलेंस हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकता है, और यही मेन रीजन रहता है रिसोर्स के डिप्लीशन के लिए। तो इसीलिए हम लोगों को रिसोर्स को कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन यानी कि हमारी नीड को तो फुलफिल करे ही, बट साथ में ही वो फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी अच्छे से फुलफिल कर पाए, जैसा कि हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पढ़ा था। अब ये स्टेप इसका क्या है? इट मीन्स कि हम लोग उसके किसके आधार पे कंजर्व करते हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे, जो हमारी और फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड्स को अच्छे से फुलफिल कर पाए, किसी को भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट था। ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स ने अपना अपना थॉट रखा था, बट इस चैप्टर में हम लोग को स्पेशली गांधी जी के एक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। उनका क्या कहना था? देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। रिसोर्स हर किसी के नीड के लिए, यानी कि हर किसी के जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए जितना ज़रूरी होता है उतना तो है, बट किसी के लिए एक्स्ट्रा नहीं। यानी कि अगर कोई लालच करके और अपने पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में किसी रिसोर्सेज को रख ले, उसके कारण क्या होगा? कुछ पुअर पीपल्स बच जाएंगे जिनके पास रिसोर्स होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो बहुत ही लिटिल अमाउंट में होगा यूज़ करने के लिए। और ये मैंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक में भी बताया था। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, क्लियर। अब गांधी जी का क्या कहना था कि जो हम लोग इरैशनली यूज कर रहे हैं और ओवर पॉपुलेशन जो हो रहा है हमारे कंट्री में, ये बहुत ही बड़ा रूट कॉज है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है जिसके कारण रिसोर्स हमारा डिप्लीट हो रहा है वो और कोई नहीं, ह्यूमन बीइंग्स ही है। इनका एक और चीज मानना था, ये चाहते थे कि रिसोर्स जो है वो दो बेसिस पे बेस्ड है। एक है मास प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोडक्शन बाय द मासेस। प्रोडक्शन बाय द मासेस। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि कोई एक प्रोडक्ट बहुत ही बड़े यानी कि लार्ज स्केल पे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाया जाता है, और ये सारे काम जो होते हैं मास प्रोडक्शन में वो मशीन्स के थ्रू करवाए जाते हैं। और प्रोडक्शन बाय द मासेस क्या होता है? यानी कि इस मेथड में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है वो मैनुअल वर्क के द्वारा करवाया जाता है, यानी कि हैंडमेड होता है, हमारे लेबर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो गांधी जी चाहते थे कि जो मास प्रोडक्शन है वो रिप्लेस हो जाए किसके लिए? प्रोडक्शन बाय द मासेस। यानी कि उनका मानना था कि मास प्रोडक्शन की जगह प्रोडक्शन बाय द मासेस होना चाहिए, यानी कि मशीन्स के द्वारा नहीं, हैंडमेड यानी कि मैनुअल वर्क के कारण प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी इंसान प्रोड्यूस करवाएगा किसी प्रोडक्ट को, उससे उस इंसान को रिसोर्स की नीड के बारे में पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए ना। ये तो था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हम लोगों को क्यों करना चाहिए ना। द नेक्स्ट वन इज क्लब ऑफ रोम। रोम एक जगह का नाम है जो कि इटली में है। क्लब ऑफ रोम जो है वो इटली में 1968 में फाउंड किया गया था, और ये जो क्लब था ये एक ग्लोबल थिंक टैंक था। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी इश्यूज आती थी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट हो या फिर रिगार्डिंग सम डिस्प्यूट्स हो बिटवीन टू कंट्रीज, कोई भी इश्यूज हो, वो इस क्लब में आके रखा जाता था, और फिर यहाँ पे उसके इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता था और फिर उसका कंक्लूजन निकाल के आता था। तो जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज था या फिर रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज था, जितने भी आज तक हम लोगों ने प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, वो सारे इश्यूज क्या थे? क्लब ऑफ रोम में जाके रखा है। उसके बाद उसका कंक्लूजन निकल के आया। और 1974 में गांधीयन फिलोसफी क्या था? ये वाला स्टेटमेंट, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये था गांधीयन फिलोसफी जो गांधी जी बोले थे। तो जब
इसका क्लब ऑफ रोम में जब कंक्लूजन निकल के आया तो क्या हुआ, 1974 में एक शूमैकर एक इंसान था, वो अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलॉसफी को दोबारा प्रेजेंट करता है, ताकि जो भी इंसान अगर गांधीयन फिलॉसफी के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो उसे कभी भी रिसोर्स की नीड के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो वो क्या किया, 1974 में अपने बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधीयन फिलॉसफी को दोबारा प्रेजेंट करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अबाउट लैंड एंड सॉइल। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।